अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम शेयर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स, जिसे हम साधारण अंश या समता अंश कहते हैं, और प्रेफरेंस शेयर जिसे हम पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अब इक्विटी शेयर्स जो हैं दे डू नॉट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स टू डिविडेंड। ये जो हैं इनको प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते हैं एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स टू डिविडेंड। इक्विटी शेयर डू नॉट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स टू क्लेम रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब पुनर्भुगतान हो रहा होता है पूंजी का, तब भी वो समापन के समय वो ये राइट नहीं रखते हैं रीपेमेंट का। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के पास पूरा हक होता है कि वो वाइंडिंग अप के टाइम उनके पास अपनी कैपिटल को मांगने का हक होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इक्विटी शेयर्स डू नॉट कैरी अ राइट टू अ डिविडेंड इन अ फिक्स्ड अमाउंट। इनके पास फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है कि मिनिमम इतना तो मिलेगा ही, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का जो इनके टाइटल के आगे, जैसे मान लीजिए 5% प्रेफरेंस शेयर्स है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, तो ये इनका अमाउंट फिक्स होता है। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड। हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन किया जाता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया जाता है। और मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैक्सिमम 20 ईयर्स में रिडम्पशन करना होता है, लेकिन वो टाइम पीरियड इंक्रीज किया जा सकता है 21 से 30 ईयर्स तक, अगर कंपनी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो। इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। कभी भी हम इक्विटी शेयर्स को कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करती है। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी, अगर कंडीशन एट द टाइम ऑफ इशू ऐसी है तो उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स की बात करें तो एन इक्विटी शेयर होल्डर्स इज एंटाइटल टू वोट ऑन रिजोल्यूशन अफेक्टिंग द कंपनी। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जितने भी रिजोल्यूशन संकल्प पारित किए जा रहे होते हैं कंपनी में, उसमें सभी में उनको वोटिंग राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के पास ऐसा राइट नहीं होता है। ये राइट उनको तभी मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स का, अगर उनको लगातार 2 वर्षों तक उनका जो डिविडेंड है वो नहीं मिला है, तो उनको भी ये राइट जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को वो मिल जाता है। नेक्स्ट, रिस्क। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इन्वॉल्व हाई रिस्क। अब अभी हम ये सारे पॉइंट्स को देखकर हम समझ सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स खरीदने में रिस्क ज़्यादा है, और इन्वेस्टमेंट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर लेस रिस्क है एंड व्हेन वी कंपेयर इट विद इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट की बात करते हैं हम काइंड्स। इक्विटी शेयर्स की काइंड्स की बात करें तो पहला है वोटिंग राइट्स एंड सेकंड है डिफरेंशियल राइट्स एज टू द डिविडेंड और वोटिंग। और प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो मैंने आपको हमारी इस क्लास से पहले की जो क्लासेस गई हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस टाइटल से रिलेटेड, उसमें काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ाया है, तो वो सारे टाइटल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो पहला है 1 वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनके पास उनके पास होता है राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन बिफोर द कंपनी। ये उनका राइट होता है कि वो जितने भी रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं उसके अंदर, कंपनी के अंदर, उनको राइट है कि वो उसके अंदर वोट करें। 1 वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन। एंड वोटिंग राइट ऑन पूल का मतलब होता है कि अगर किसी शेयर होल्डर्स के पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स उसके कंपनी की पेड अप कैपिटल में होंगे उसके प्रपोर्शन में ही उसके पास वोटिंग राइट भी होते हैं। लेकिन अगर उसको डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मिले तो ये वोटिंग राइट्स ऑन पूल अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स, पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, राइट टू वोट ओनली ऑन रिजोल्यूशन विच डायरेक्टली अफेक्ट्स देयर राइट। अगर कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है जो कि डायरेक्टली उन्हीं को अफेक्ट कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट को, तो उनको बिल्कुल हक है कि वो वोट करेंगे। जैसे वाइंडिंग अप हो रही हो, रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स हो रहा हो, रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हो रही है, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किया जा रहा है, रिडक्शन किया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, तो इनको राइट है कि ये वोटिंग करेंगे।
नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स ऑन पूल। वोटिंग राइट्स ऑन पूल मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि जो प्रपोर्शन होता है पेड अप कैपिटल में, आपने कितना शेयर्स का, आपके शेयर्स का प्रपोर्शन पेड अप कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट मिलता है। नेक्स्ट, प्रपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हम बात करें कि दोनों को इक्वल राइट है, कि जिसका जितना प्रपोर्शन होगा इक्विटी में उसको उतना ही वोटिंग राइट मिलता है। नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कंपनी 2 साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, 2 या 2 साल से ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाती है, तो इनके जो वोटिंग राइट्स हैं वो सेम उसी तरीके से इनको दिए जाते हैं जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आता है कि शेयर्स आर इशूड एट पार वैल्यू, एट प्रीमियम वैल्यू एंड एट डिस्काउंट वैल्यू। पार वैल्यू मीन्स मान लीजिए शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज़ और उसको कंपनी ने 100 रुपीज़ पे ही इशू किया है, तो हम ये कहते हैं कि ये पार वैल्यू। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम। अगर कंपनी मान लीजिए 100 रुपये का फेस वैल्यू का शेयर है, लेकिन कंपनी कंपनी जो उसको इशू करने की बात जब आई है तो कंपनी ने उसको कितने पे किया है, मान लीजिए 150 पे किया है, तो ये हो जाएगी उसकी प्रीमियम वैल्यू। ठीक है, तो प्रीमियम टू बी ट्रांसफर टू अकाउंट, अगर वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हो उसके लिए आपको अलग से एक अकाउंट में उसको अमाउंट को रखना होगा। अगर ये अमाउंट जो है प्रोविजन रिलेटिंग टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल अप्लाइंग टू सर्टन अकाउंट्स, the amount to the credit of security premium account is to be maintained just as paid share capital. In the case of reduction in it, the provision relating to reduction of share capital shall apply. An application of premium account, फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो उसको, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को उससे राइट ऑफ कर सकते हो। अगर कोई भी कमीशन पेड है, डिस्काउंट अलाउड किया है अगर आपने, तब इसको यूज़ कर सकते हो। प्रीमियम का जो अमाउंट आया है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम कर सकते हो, या बाय बैक ऑफ ओन सिक्योरिटीज़ के टाइम आप ये अमाउंट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स 100 रुपये का शेयर है, लेकिन आपने फेस वैल्यू 100 रुपये की है, लेकिन आपने उसको 85 पर या उससे कम अमाउंट पर आपने उसको इशू करा है। तो प्रोहिबिशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू कर सकती है। कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स एट डिस्काउंट टू द एम्प्लॉयज़ को भी दे सकती है, डायरेक्टर्स को भी दे सकती है। आपने ESOS नाम सुना होगा, ESOS, तो ये राइट है। इशू वॉइड हो जाएगा। एनी शेयर इशूड बाय द कंपनी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी वॉइड। एंड पनिशमेंट है इसके लिए 5 लाख रुपीज़, 1 से 5 लाख रुपीज़ तक वो पनिशमेंट जा सकता है। तो ये 3 प्राइजेज हैं जिसके ऊपर कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट या शेयर सर्टिफिकेट। अब ये क्या प्रूफ है कि आपके पास, अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप शेयर होल्ड करते हैं, कि आप इतने शेयर्स के मालिक हैं। तो अंश प्रमाण पत्र किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों का स्वत्व का प्रमाण है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि इसमें उल्लेखित नाम का व्यक्ति इसमें उल्लेखित कंपनी के अंशों का वास्तविक या प्रमाणिक धारक है। यह कंपनी के सार्वभौमुद्रा यदि है के अधीन अथवा कंपनी के 2 संचालकों अथवा कंपनी के 1 संचालक तथा कंपनी सचिव यदि नियुक्त किया हुआ है तो उसके हस्ताक्षर के अधीन जारी किया जाता है। और यह अंतरण योग्य प्रलेख है, ट्रांसफरेबल है, जिसका कंपनी के अंतर नियमों में के अनुरूप अंतरण किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें, शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी। ठीक है, इट सर्टिफाइज दैट द पर्सन, जिसका नाम उसके ऊपर लिखा है, जो कि तो वो व्यक्ति कौन है, इज द होल्डर ऑफ द शेयर्स स्पेसिफाइड इन इट। इट इज़ इशूड अंडर कॉमन सील ऑफ द कंपनी। कंपनी की कॉमन सील में इशू किया जाता है अगर है, एंड इट इज़
or it is signed by 2 directors or by a director and the company secretary wherever the company has appointed a company secretary. मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होगा कि शेयर सर्टिफिकेट किसे कहते हैं. इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, अगर हम इशू की बात करें तो केसेस ऑफ इशू है जो कि हमने देखने हैं कि इशू कब करेगी. जब पहला पॉइंट आता है इसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट आता है निर्गमन की दशा के अंदर. संचालक मंडल द्वारा संकल्प पारित करने पर कोई भी ऐसी कंपनी निम्नांकित दशाओं में अंश प्रमाण पत्र जारी कर सकती है जब उसने संकल्प पारित किया है बोर्ड के अंदर. अगर और सेकंड पॉइंट है अंश आवंटन पत्र या अपेक्षित मूल्य का आंशिक मूल्य का कूपन समर्पित करने पर अगर कोई भी ऑन सरेंडर टू अ कंपनी ऑफ अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट और फ्रैक्शनल कूपन ऑफ रिक्विजिट वैल्यू अगर वो कर देता है तो शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा अगेंस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ और ऑफ रिनंसिएशन इन द केस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इन द केस ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन भी किया जाता है. अब आते हैं फॉर्म एंड द कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट. फॉर्म एंड एवरी कंपनी ऑफ शेयर और शेयर्स शैल बी इन द फॉर्म SH कैपिटल S कैपिटल H एंड 1 और एज नियर देयर इन एज पॉसिबल इट शैल स्पेसिफाई द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. अब इसके ऊपर कंटेंट्स क्या क्या आएंगे सर्टिफिकेट पे. द नेम ऑफ द पर्सन जिसके फेवर में सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, शेयर्स आपने जो उसको इशू करे हैं और उसका पेड अप अमाउंट कितना है. नेक्स्ट आता है सील एंड सिग्नेचर. अभी हमने पढ़ा था 2 डायरेक्टर्स के द्वारा सिग्नेचर किए जाएंगे या कंपनी सेक्रेटरी या और कोई भी ऑथोराइज पर्सन अगर है तो उसके द्वारा किया जाएगा. एंट्री ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसके अंदर द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सर्टिफिकेट इशूड शैल बी एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इट मस्ट इंडिकेट द डेट ऑफ इशू. और यहाँ पर रूल SH5 सब 4 अप्लाई होता है. टाइम लिमिट ओवर इशू एंड डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट. अगर हम टाइम लिमिट की बात करें तो टाइम लिमिट क्या रहती है. टाइम लिमिट ऑफ इशू के अंदर हम ये देखते हैं कि इन द केस ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ द टू द मेमोरेंडम द सिक्योरिटीज सर्टिफिकेट शैल बी डिलीवर्ड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, तो अगर मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हैं तो इनको 2 महीने के अंदर क्या मिलना चाहिए, ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए. इन द केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया है तो जैसे अलॉटमेंट किया है उसके 2 महीने के अंदर. इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन अगर ट्रांसफ़र किया है तो 1 month के अंदर. और इन द केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स तो 6 months के अंदर देना ज़रूरी है. सेकेंड है कंपनी बाउंड बाय टाइम लिमिट. कंपनी इज़ बाउंड बाय टाइम लिमिट. जो भी रूल्स एंड प्रोविजंस बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर तो उसको उस टाइम पीरियड में करना है. लेकिन अगर कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कोई भी ऑर्डर दिया है तो उसको फॉलो करना है. इंटीमेशन टू डिपॉजिटरी, अगर कोई भी निक्षेपागार को सूचना देनी है. यदि प्रतिभूतियों के लेन देन किसी निक्षेपागार से होता है तो कंपनी प्रतिभूतियों के आवंटन की सूचना जो है वो आवंटन के तत्काल बाद संबंधित निक्षेपागार को कर देती है. नेक्स्ट है पनिशमेंट अगर है तो इसके अंदर 25,000 से लेकर 5 लाख के बीच में आपके ऊपर पनिशमेंट लगाया जा सकता है. प्रोसीजर ऑफ डिलीवरी, प्रोसीजर ऑफ डिलीवरी की बात करें तो ये कैसे पहुंचाया जाएगा. बाय पोस्ट से, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट से, बाय स्पीड पोस्ट से, बाय कुरियर से, बाय डिलीवरी एट हिज ऑफिस और एड्रेस पे, बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे ईमेल के द्वारा भी दिया जा सकता है. मैनर और इशू फॉर्म पर्टिकुलर्स इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. कि अब इसके अंदर जो भी है कि आर्टिकल जैसे भी कहता है हमें सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट अगर कभी कॉपी निकालनी पड़े तो उसके लिए हमें एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर जो भी इशू कैसे किया है, फॉर्म नंबर क्या है, उसका पर्टिकुलर्स क्या है, वो सब मेंटेन करके रखनी पड़ती है. इफेक्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. अब इफेक्ट क्या आता है, क्या प्रभाव आता है शेयर सर्टिफिकेट का. एस्टॉपल एंड टू टाइटल टू द शेयर. अब इस एज टू टाइटल इसको करेक्ट करेंगे, एंड नहीं ये एस है. एस्टॉपल एज टू टाइटल ऑफ टू द शेयर्स. अब ये माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति के पास, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वामित्व संबंधित विबंधन, इसको हम ये कहते हैं कि अंश प्रमाण पत्र जो है वो अंशों के स्वामित्व का प्राथमिक प्रमाण है. कोई भी बाह्य व्यक्ति उससे
यह मानने के लिए स्वतंत्र है कि अंश प्रमाण पत्र में उल्लेखित जिस व्यक्ति का नाम है वो उसका धारक उतने शेयर्स का धारक है। इसमें छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। मान लीजिए कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति है ऐसा जो कि क्लर्क है, और क्लर्क के पास कोई भी शेयर नहीं थे, और उसने एक दूसरे व्यक्ति के नाम एक शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया, शेयर सर्टिफिकेट बना दिया और उस व्यक्ति को दे दिया। अब कभी भी कंपनी जो है वो इस शेयर सर्टिफिकेट के आधार पर या जो मिस्टेक या जो नॉन जो भी क्लर्क ने काम किया है, डी को कभी भी ये मना नहीं कर सकती है कि ही इज़ नॉट अ होल्डर ऑफ सच एंड सच शेयर्स मेंशन ऑन दैट शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है एस्टॉपल एज टू पेमेंट। पेमेंट की अगर बात करें, मान लीजिए कंपनी ने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपीज़ की फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू करे और उसको शेयर सर्टिफिकेट दे दिया। अब कंपनी और उससे कोई अमाउंट नहीं लिया कंपनी ने, ठीक है। मान लीजिए अब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रही है, तो लिक्विडेटर जो है वो उसको ये बात की जानकारी है कि इस व्यक्ति से कंपनी मांगती है, लेकिन कोई भी उनके पास ये ऑफिशियल लिखा हुआ नहीं है कि ये चीज़ इस व्यक्ति की ड्यू है। तो वो लिक्विडेटर उस शेयर सर्टिफिकेट के पे जो शेयर होल्डर है उसको कभी भी उसके को डिनाई नहीं कर सकती, इस फैक्ट को, इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती है कि ही इज़ नॉट ए होल्डर ऑफ सच एंड सच शेयर्स। तो उसको वो पेमेंट करना ही होगा। इशू ऑफ रिन्यूड और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट। तो इसको हम बात करते हैं कि अगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है उसमें दो चीज़ें हैं। पहला है इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट, अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो, आपका फट गया है, कोई ख़राब हो गया है, तो उस सिचुएशन में क्या रहेगा। तो विद्यमान अंश प्रमाण पत्र के बदले नया प्रमाण पत्र, जब प्रमाण पत्र विकृत हो गया हो अथवा कट फट गया हो। और सेकंड आता है इसके अंदर वेयर शेयर्स आर सब डिवाइडेड और कंसोलिडेटेड, या फिर कंपनी ने क्या किया है, उस शेयर्स को सब डिवाइड करा है या उसका समेकन, अगर उसका उप विभाजन या समेकन किया है तो भी कंपनी को नया सर्टिफिकेट देना होता है। सेकंड पॉइंट आता है वेयर सर्टिफिकेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉय। अगर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो जाता है तो पुलिस के अंदर रिपोर्ट FIR करवानी पड़ती है, दूसरी कॉपी के लिए आवेदन करना पड़ता है धारक को, और वैधानिक घोषणा एफिडेविट बना के देना होता है, जो भी क्षतिपूर्ति है बंधक पत्र लिखना पड़ता है, इंडेमनिटी बॉन्ड लिखना पड़ेगा उसको, प्रमाण पत्र का शुल्क व खर्चा जमा कराना पड़ेगा, स्कंद विनियम केंद्र को सूचना देनी पड़ेगी, सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करना होगा, कंपनी जो है वो करेगी, जनता से प्राप्त आपत्तियों पर ध्यान देना, अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो ध्यान देना है, संचालक मंडल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा उसको, कंपनी को संचालक मंडल द्वारा दूसरी प्रति जारी करने का संकल्प पारित करना पड़ेगा, कंपनी सचिव द्वारा दूसरी प्रति तैयार करवानी पड़ेगी, प्रमाण पत्र की सुपुर्दगी करनी पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि अगर जो शेयर सर्टिफिकेट है वो लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस कंडीशंस के अंदर है। अब आपका इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो आपका डिफरेंस बनता है प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स में, जो कि आप पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अभी आता है व्हाट इज़ शेयर सर्टिफिकेट एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट, इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस असाइनमेंट। आपको अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप बुक से पढ़ेंगे, केवल आपको कंपनी लॉ की बुक पढ़नी है जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। कोई भी आप दूसरा कोई भी बुक ऐसी नहीं लेंगे जो कि 1 वीक या 1 शॉर्ट टाइम के लिए हो, आपको इसकी टेक्स्ट बुक ही परचेज़ करनी है। तो आप उस टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स तैयार करने हैं और ये असाइनमेंट आपको पूरा करना है। थैंक यू सो मच।